गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 3rd पार्ट है। जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो देख ले एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1830 से लेकर 48 तक का टाइम पीरियड। आखिर हिस्ट्री में ये यादगार दिन क्यों रहा? क्योंकि इसमें रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है। ये ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुए। रिवॉल्यूशन के 2 मेन रीज़न थे। लिबरलिज्म यानी फ्रीडम, आज़ादी रहने की, बिजनेस करने की, और नेशनलिज्म की फीलिंग। नेशनलिज्म यानी हमारे कल्चर को, हमारी राष्ट्रभक्ति को और आगे बढ़ाना। स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप मीन्स ये सारी फीलिंग्स यूरोप के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से फैल रही थी। अधिकतर कहाँ पर? इटालियन पार्ट, जर्मन स्टेट, आयरलैंड और पोलैंड। ये ऐसी जगह थी जहाँ पर लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा फैली जा रही थी। और आखिर इनको फैलाने वाले कौन थे? ऐसे कौन पर्सन थे जो चाह रहे थे कि नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा फैलती जाए? वो थे मिडिल क्लास। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि मिडिल क्लास लोग कौन थे। अधिकतर डॉक्टर, इंजीनियर या कोई वर्कर यानी पढ़े लिखे लोग। वही ये नेशनलिज्म की फीलिंग अलग अलग पार्ट में, यूरोप के अलग अलग पार्ट में फैलाए जा रहे थे। 1830 जहाँ हुआ फर्स्ट रिवॉल्यूशन। आखिर इनके क्या रीज़न है? फर्स्ट रिवॉल्यूशन जो 1813 में हुआ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट था जुलाई रिवॉल्यूशन, सेकेंड था ग्रीक रिवॉल्यूशन। ये दोनों 1813 में हुए थे। इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जुलाई रिवॉल्यूशन में हुआ था बर्बन किंग। और थ्रू मतलब बर्बन किंग को हटा दिया गया था। अगर हम इसकी हिस्ट्री में चलते हैं कि बर्बन किंग क्या है, तो 1789 में बर्बन किंग को हटा दिया गया था। उसके बाद नेपोलियन आया था। नेपोलियन के जाने के बाद जब ट्रीटी ऑफ वीना बनी थी, तो ट्रीटी ऑफ वीना के टाइम पे वापस बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था। और उस टाइम के बाद वापस 1830 में बर्बन किंग को वापस से उठाकर फेंक दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च स्टार्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च का मतलब मोनार्च सिस्टम यानी राजाओं का शासन तो रहेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ रहेगा। यानी उसके रूल्स रेगुलेशन, राजा के पास कितनी पावर है, उसका कैसे यूज़ करना है, ये सारा लिखा हुआ रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। राजा बस उस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल ही फॉलो करेगा। इसके अलावा राजा के पास कोई अदर पावर नहीं रहेगी। इसका कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च दिया गया लुइस फिलिप के हाथों में, यानी उसे उसका हेड बनाया गया। लुइस फिलिप को इसका हेड बना दिया गया। वापिस रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। कहाँ पर? ब्रुसल में। ब्रुसल यानी जो बेल्जियम की कैपिटल है।
ये ब्रुसल यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड के अंडर में आती है, वो उससे आज़ाद हो गई, फ्री हो गई, और ब्रुसल ने अपनी खुद की एक डेमोक्रेसी बना ली। अब आते हैं ग्रीक रिवॉल्यूशन की तरफ, जो कि 1830 में ही हुआ था। ये ग्रीक ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। अब ग्रीक को चाहिए थी डेमोक्रेसी, और ऑटोमन एम्पायर जहाँ पर मोनार्क चलता था, तो ग्रीक चाहता था कि वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाए। बट ये इतना आसान नहीं था। किसी एक राज्य से एक छोटे से स्टेट को अलग होना, यानी बहुत ज़्यादा इसको पावर चाहिए। इसकी सेल्फ पावर तो इतनी नहीं थी, इसलिए इसकी हेल्प की वेस्टर्न एम्पायर, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने, यानी ग्रीक की हेल्प करी थी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने। और वहाँ के कुछ पोएट एंड आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने ग्रीक की हेल्प करी थी। और 1832 में जाकर ग्रीक आज़ाद हो गया और उसने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। रोमांटिज्म, आखिर ये चीज़ क्या है? ये है नेशनल फीलिंग। हर जगह एक नेशनल फीलिंग स्प्रेड करना, वो भी कल्चर के थ्रू, यानी वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का ड्रेसअप, उसके थ्रू वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग उन लोगों में पहुँचाना। इसकी स्टार्टिंग किसने की? इसकी स्टार्टिंग की थी जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड। जॉन गॉटफ्राइड ऐसा फिलोसोफर था जिसके माइंड में ये चीज़ आई कि क्यों ना नेशनलिज्म की फीलिंग वहाँ के लोगों तक तब पहुँचेगी जब अगर उनके कल्चर को अपनाया जाए, उनकी लैंग्वेज को अपनाया जाए, या वहाँ की लैंग्वेज में कुछ सॉन्ग गाया जाए। तो उन्होंने इस फीलिंग को फैलाने के लिए हेल्प ली डांस की, पोएट, सॉन्ग एंड कल्चर। लेकिन सपोज वो जहाँ जाते थे वहीं के लैंग्वेज, वहीं का कल्चर और वहीं के लैंग्वेज में कुछ कविताएं और वहीं के स्टाइल में डांस कर कर ही वहाँ के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करते थे, ताकि वो फीलिंग उन लोगों के दिल को छू जाए। अब चलते हैं एंड ऑफ 18th सेंचुरी। आखिर 18th सेंचुरी के एंड में पावर किस किस के हाथों में थी? एंड ऑफ 18th सेंचुरी में पावर थी रशिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया। इसमें एक था पोलैंड, बट पोलैंड को यहाँ से हटा दिया गया था। पोलैंड को इससे अलग कर दिया गया। अब पोलैंड को अलग किया तो इसकी पावर आ गई रशिया के हाथों में। पोलैंड को अलग करके रशिया ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। अब पोलैंड पूरी तरह से खत्म हो चुका था। रशिया ने पोलैंड में बहुत सारे चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए? पोलैंड की जो लैंग्वेज थी उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, और रशियन लैंग्वेज वहाँ पर फॉलो की जाने लगी। अब ऑब्वियसली पोलैंड के लोगों को गुस्सा आएगा, उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज को हटा दिया गया, और रशिया जो उस पर शासन करता था वहाँ की लैंग्वेज उन्होंने अपना ली, ऑफिशियली लैंग्वेज वहाँ पर बना दी गई। तो रिवॉल्ट तो होना ही था। ये रिवॉल्ट हुआ 1831 में। 1831 में पोलैंड के लोगों ने एक रिवॉल्ट किया, बट उनकी पावर इतनी कम थी कि वो सक्सेस नहीं हो पाए।
सक्सेस नहीं होने की वजह से जो लोग उस रिवॉल्ट में थे या तो उनको जेल में डाल दिया गया या फिर वहाँ पर एक साइबेरिया था, उस साइबेरिया में डाल दिया गया। साइबेरिया ने एक बहुत ठंडी जगह जहाँ -71 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, यानी आदमी रिवॉल्ट करने से पहले सोचेगा कि इतनी ठंडी जगह पर अगर उसको डाल दिया जाए तो वो कैसे जिंदा रहेगा। अब वहीं आती है यूरोप में हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर पूछा जाता है कि आखिर 1831 में यूरोप में ऐसा क्या हुआ या क्या रीज़न था जिसमें हंगर, हार्डशिप और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई। तो वहाँ यूरोप की कंडीशन देखें तो यूरोप में उस वक्त पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वहाँ की क्रॉपिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हंगर बढ़ना स्वाभाविक था। पॉपुलेशन विलेज से गांव की ओर, सिटी की ओर जा रही थी ताकि कुछ वर्क या कुछ खाने को या कुछ मिल सके उनको, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सिर्फ एक सोच थी लोगों की कि अगर वो गांव से निकलकर सिटी तक पहुंच जाएंगे तो शायद उनको कुछ वर्क मिल जाए। इन सारी चीज़ों में आई फूड शॉर्टेज, खाने की चीज़ें बहुत कम हो गई और वहाँ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास कोई काम नहीं था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। देन ये सारी कंडीशन को देखते हुए हमने देखा था कि लुइस फिलिप को वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च दिया गया था, तो लुइस फिलिप को वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि उससे कुछ भी संभाला नहीं जा रहा था। यूरोप की हालत और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। चेंजेस, राइट टू वोट, यानी जो मेल पर्सन थे जो 20 ईयर्स के थे उनको वोट देने का राइट दिया गया, और राइट टू वर्क, यानी सभी पर्सन को किसी न किसी तरह से काम मिल जाए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्टार्ट की गई। 1845 यहाँ भी एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। रिवॉल्ट स्टार्ट होने का मीन्स बुक में आपकी पूरी एक स्टोरी दी गई है इस रिवॉल्ट पर। वीवर्स लोग जो थे इन्होंने ये स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। कॉन्ट्रैक्टर जो होता था वो वीवर्स को बहुत कम वेजेस में वर्क करवाता था, जिसकी वजह से वीवर्स लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। एक बार 4 जुलाई 1845 को सारे वीवर्स ने एक स्ट्राइक करी और कॉन्ट्रैक्टर के घर पहुंच गए। घर पहुंचकर वहां पर बहुत ज़्यादा उसके घर के घुसने के लिए बहुत ज़्यादा मारपीट की वहां पर, और कॉन्ट्रैक्टर वहां से भाग चुका था। अब बात आती है 1848, रिवॉल्ट हुआ। ये किया था लिबरल लोगों ने। लिबरल लोग यानी इसमें सब मिडिल क्लास लोग इंक्लूड थे। इस रिवॉल्ट के मेन मोटो क्या था, आखिर ये क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि एक नेशनल स्टेट इस्टेब्लिश की जाए, यानी एक ओन लैंग्वेज हो, कुछ रूल हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये सारी चीज़ें हों, उसे एक नेशनल स्टेट का नाम दिया गया। एक पार्लियामेंट प्रिंसिपल हो। पार्लियामेंट प्रिंसिपल का मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें से रूल फॉलो किए जाएं, और प्रेस को पूरी फ्रीडम दी जाए, क्या सही है क्या गलत है ये न्यूज़पेपर में, मैगजीन के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाए।
देन आफ्टर लिबरलिज्म की जो रिवॉल्ट हुआ, जो मिडिल क्लास ने किया था, उन्होंने एक चीज़ और डिसाइड करी कि सारे जो वोट हैं, मिडिल क्लास के जितने भी वोट हैं, वो सारे वोट कहाँ दिए जाएं? जर्मन नेशनल पार्टी को। यानी मिडिल क्लास को ही वोट देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि मिडिल क्लास को पार्लियामेंट में अपनी कुछ सीट मिल पाएगी। और ये चीज़ सक्सेस भी हुई। पार्लियामेंट में मिडिल क्लास के 831 मेंबर्स इलेक्ट हुए। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास लोग वहाँ तक पहुँच तो गए, बट उन्होंने वर्कर एंड आर्टिशंस की जो डिमांड थी, उस डिमांड को फुलफिल नहीं किया। जिसकी वजह से वर्कर और आर्टिशन चाहते थे कि ये जो मेंबर्स बने हैं यहाँ से हट जाएं, और उस नेशनल असेंबली में एक फोर्स आई और उस फोर्स ने उस नेशनल असेंबली को स्थगित कर दिया, यानी वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद वापस बहुत सारे चेंजेस आए। चेंजेस में जैसे कि अपर क्लास और मिडिल क्लास का जो डिफरेंस है उसको हटा दिया जाए, वो हट गया था। और सभी स्टेट को ये अधिकार दिया गया कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे लेसन हम रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।